हेलो एवरीवन। सो आज कंप्यूटर टीचिंग पीवाईक्यू सीरीज का 6th डे है। ओके, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने DSSS की सीरीज स्टार्ट की हुई है अभी, और इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो कवर नहीं की है तो आप उनको भी कवर कीजिए। उसमें भी मैंने सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर कराए हुए हैं जो पहले DSSS में पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Which of the following given option best describe the truthfulness of the following statement? A tuple is a sequence of immutable Python objects. So Python से क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या है, टपल पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो टपल क्या है, इज अ सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए म्यूटेबल क्या होती है और इम्यूटेबल क्या होता है। म्यूटेबल का मतलब है कि एक बार आपने लिस्ट क्रिएट कर ली है, मान लो एक बार कोई आपने लिस्ट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। लाइक आप कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है, कुछ चेंजेस उसमें करने हैं, वो सारे आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने लिस्ट को क्रिएट कर लिया है, उसके बाद आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि इसमें जैसे 1 2 3 ये इस तरीके से कोई लिस्ट है, 1 की जगह मेरे को यहाँ पे 4 लिखना है, तो ये पॉसिबल नहीं है टपल में। ठीक है, तो इम्यूटेबल में ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सिंपल सा मतलब क्या है, म्यूटेबल का मतलब है आफ्टर क्रिएशन भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। इम्यूटेबल का मतलब है आफ्टर क्रिएशन आप उसमें किसी तरीके भी चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। क्लियर? सो इम्यूटेबल टपल को इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं, इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स को एक बार क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टपल टपल भी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। टपल और म्यूटेबल में क्या होता है, लिस्ट लिस्ट में किसी भी तरीके कैसे भी चेंजेस हम कर सकते हैं। क्लियर? और टपल को किस तरीके से लिखते हैं हम, एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। टपल को हम किस तरह से लिखते हैं, तो टपल इसका सिंटेक्स क्या है, इस तरीके से मान लो इसमें हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया 1 2 3 ये। क्लियर? सो टपल को लिखने का सिंटेक्स ये, मतलब कि इसमें ये वाली ब्रैकेट्स यूज होती हैं। और अगर हम लिस्ट में लिख रहे हैं तो लिस्ट के लिए कौन सी ब्रैकेट्स यूज होती हैं, ये वाली ब्रैकेट्स यूज होती है। क्लियर? इसमें मान लो कोई भी एलिमेंट लिख गया 1 2 3 इस तरीके से। क्लियर? लिस्ट के लिए ये वाली ब्रैकेट्स और टपल के लिए ये वाली ब्रैकेट्स यूज होती हैं। ओके, और लिस्ट और टपल में क्या मेन डिफरेंस है, जो टपल होती है वो क्या होती है, इम्यूटेबल, चेंजेस नहीं होते, और लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल, इसमें चेंजेस होते हैं। तो एक ये मेजर डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा ही जाता है टपल और लिस्ट का। क्लियर? फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसने। फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसने। A tuple is a sequence of immutable Python objects। बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है। In the given tuple LMNO has 4 elements। ठीक है, बिल्कुल। ये किस तरीके से बनेगा, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक टपल लिया है जिसमें L L M N O 4 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? टू एक्सप्लिसिटली रिमूव एन एंटायर टपल यूज द ड्रॉप स्टेटमेंट। ये क्या कह रहा है कि ये पूरी टपल को डिलीट करने के लिए क्या इसमें क्या यूज होता है, ड्रॉप स्टेटमेंट यूज होती है। ड्रॉप का यूज करते हैं हम इसमें, बिल्कुल गलत है। ड्रॉप का यूज नहीं करते हैं। एंटायर टपल को डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसमें डेल का यूज करते हैं। क्लियर? इसका यूज होगा यहाँ पर, डेल का यूज होगा। सो फर्स्ट तो ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। Which of the given option best describe the truthfulness of the following statements? Clipping process determine each element into the visible and invisible portion। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लिपिंग होती क्या है। सो ये वाला जो पार्ट है ये इसने कंप्यूटर ग्राफिक्स से लिया हुआ है। सो क्लिपिंग का मतलब क्या है, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है, इस तरीके से एक इमेज है। तो इस जो ये विंडो है, इससे जितना भी पोर्शन बाहर है,
ठीक है। ये वाला जितना भी पोर्शन बाहर है, इसको डिस्कार्ड करने को हम क्या बोलते हैं, क्लिपिंग बोलते हैं। क्लियर। सो इसको डिस्कार्ड करने को हम क्या बोलते हैं, क्लिपिंग बोलते हैं। सो जितना भी पोर्शन इससे बाहर है उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं क्लिपिंग। सो क्लिपिंग प्रोसेस डिटरमाइन ईच एलिमेंट इनटू द विजिबल एंड इनविजिबल पोर्शन। द विजिबल पोर्शन क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, एंड इनविजिबल पोर्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। यही मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। क्लिपिंग कैन बी अप्लाइड थ्रू हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। सो क्लिपिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों पे अप्लाई होती है, ठीक है। पॉइंट क्लिपिंग, एरिया क्लिपिंग, टेक्स्ट क्लिपिंग आर द टाइप्स ऑफ क्लिपिंग। सो टाइप्स ऑफ क्लिपिंग दिए हुए हैं, पॉइंट क्लिपिंग, एरिया क्लिपिंग, टेक्स्ट क्लिपिंग, ये तीनों ही क्या है, टाइप्स हैं क्लिपिंग के। ओके, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों के तीनों ही ट्रू है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी। Which of the following does the actual display in a computer? So actual display क्या है कंप्यूटर के अंदर, DPU, CRT, VRAM, GPU। So क्या है इसमें, CRT, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ओके, VRAM क्या है यहाँ पे, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। GPU क्या है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। DPU क्या है यहाँ पे, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर। सो यहाँ पे एक्चुअल डिस्प्ले क्या है, CRT। ओके, Which of the following is an interpolation method in computer graphics? So interpolation method क्या है computer graphics में, so ये क्या है, is a method of constructing a new data points को construct करना, constructing a new data points within range of discrete set of known data points। ठीक है। सो इंटरपोलेशन मेथड क्या है, न्यू डाटा पॉइंट्स को कंस्ट्रक्ट करना विद इन अ डिस्क्रीट सेट। ओके, सो क्या है इसमें मेथड, कौन कौन से, इनवर्स डिस्टेंस वेटेड, बिल्कुल ठीक है, क्रिगिंग, नेचुरल नेबर, स्प्लाइन, टोपो टू रास्टर, कंपाइलर। सो कंपाइलर तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि कंपाइलर इसका पार्ट नहीं है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ठीक है। सो कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सिक्स नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए। क्लियर। Which of the following is a not a system call category? So system call category में क्या नहीं है, फाइल मैनिपुलेशन, फाइल को मैनिपुलेट करते हैं हम सिस्टम कॉल में, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल भी होता है। डाटा कंपाइलेशन, डिवाइस मैनिपुलेशन, डिवाइस को मैनिपुलेट भी हम सिस्टम कॉल में करते हैं, लेकिन डाटा कंपाइलेशन नहीं होता कुछ भी, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। Match the column mobility with the column D descriptions. So macro mobility, micro mobility, ad hoc mobility. So micro mobility में क्या है यहाँ पे, this is mobility of device in one single administrative domain of the global network, जो single administrative domain level पे होती है, ठीक है। So B का क्या है यहाँ पे, थर्ड। मैक्रो मोबिलिटी क्या है, दिस इज द मोबिलिटी थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क, जो पूरे ग्लोबल नेटवर्क में होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मोबिलिटी। एड होक मोबिलिटी, सो एड होक मोबिलिटी क्या है, दिस इज द मोबिलिटी विद इन द मैनेज्ड caused by device mobility constantly changing the network topology, जो constantly क्या चेंज करती है, नेटवर्क टोपोलॉजी को चेंज करता है। क्लियर। अगर आप लोगों ने पहले मैंने लेक्चर में एडहोक ये वाला करवाया था ना आपको, मैनेट वाला क्वेश्चन कराया था ना, तो उसी से देखो सी का क्या है यहाँ पे, फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट हमें पता लग गया, तो हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए।
क्लियर। माइक्रो जो छोटे लेवल पर होता है, ठीक है, जो तो यहाँ से देखो वन सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन, और मैक्रो का मतलब है जो कि लार्ज लेवल पे होता है, ठीक है। दिस इज द मोबिलिटी थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क। तो अगर आपको इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है ना, तो आप ऐसे थोड़े थोड़ा अपना कॉग्निटिव स्किल यूज करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन को। क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट का क्या है यहाँ पर, सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। Which of the following language is referred as a database language? कौन सी डेटाबेस लैंग्वेज है? अभी मैंने कल भी यही वाला क्वेश्चन पेपर करवाया था जो 2023 में है, आज भी उसी पेपर के क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ। तो देखो कल भी इसमें एसक्यूएल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कंपाइलर से भी सेम ही क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे है कि वो स्टेटमेंट में दे दिए हैं, एक बार सिंपल पूछ लिया है, तो 4-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिमिलर से दिए हुए हैं। डेटाबेस का क्वेश्चन कल भी था और आज भी है। ओके, सो डेटाबेस मैनेजमेंट ये किस में आता है, लैंग्वेज किस में आती है, बी, एसक्यूएल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। एचटीएमएल किस लिए यूज की जाती है, वेब डिजाइनिंग के लिए यूज की जाती है, फ्रंट एंड के लिए यूज की जाती है। Which of the following are managerial functions? Managerial functions क्या होते हैं, जो मैनेजर प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कौन से, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग करना होता है डाटा को, स्टाफिंग करना है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ये किस में यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सो ये इसका पार्ट नहीं है। प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों के पांचों इसके क्या है, फंक्शंस में आता है। ओके, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी। Which of the following device work at the network layer of ISO OSI reference model? So कौन सा OSI मॉडल के बारे में इसने पूछा हुआ है। OSI की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, सो हब, एम्पलीफायर, राउटर, रिपीटर। सो नेटवर्क लेयर में क्या यूज होता है, तो मैं एक बार इसका पूरा चार्ट बनवा देती हूँ आपको। तो देखिए एक बार यहाँ पे लेयर लिखते हैं यहाँ पे, फिर इसकी जो यूनिट है वो, फिर उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, लास्ट कौन सी है, फिजिकल। क्लियर। सो इसकी यूनिट कितनी है, डाटा यूनिट कितनी है इसकी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, और इन तीनों की क्या है, मैसेज। ट्रांसपोर्ट की क्या है यहाँ पे, सेगमेंट। नेटवर्क की क्या है, पैकेट्स। डाटा लिंक लेयर की क्या है, फ्रेम्स, और फिजिकल की क्या है, बिट्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर उसके बाद देखो फिजिकल में कौन से नेटवर्क डिवाइसेस यूज होते हैं, रिपीटर एंड हब। क्लियर। फ्रेम्स में कौन से होते हैं, ब्रिज, स्विच। पैकेट्स में कौन से होते हैं, राउटर, कौन सा यूज होता है, राउटर। और बाकी जितने भी बच गए इन सब में क्या, कौन सा डिवाइस यूज होता है, गेटवे। क्लियर। सो अभी यहाँ पे देखो किसका पूछा गया है, नेटवर्क लेयर का पूछा गया है, ठीक है। सो नेटवर्क लेयर में कौन सा है यहाँ पे, राउटर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। तो ये पूरा का पूरा चार्ट याद कर लेना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द जेड बफर एल्गोरिथम इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो जेड बफर एल्गोरिथम किस लिए यूज करते हैं, हिडन सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और जेड बफर एल्गोरिथम को और हम क्या बोलते हैं, डेप्थ बफर एल्गोरिथम, डेप्थ बफर एल्गोरिथम। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज एन इमेज स्पेस मेथड टू डिटेक्ट विजिबल सरफेस। मैंने अभी बताया किस लिए यूज करते हैं हम इसको, हिडन सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, बिल्कुल ठीक है। इन दिस मेथड अ डेप्थ बफर इज यूज टू स्टोर एंड डेप्थ वैल्यूज ऑफ ईच पोजिशन एंड अ रेफरेंस बफर इज यूज टू स्टोर इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ कलर वैल्यू फॉर ईच पोजिशन, बिल्कुल ठीक है। डेप्थ बफर किस लिए यूज किया जाता है, स्टोर द डेप्थ वैल्यू, ठीक है, डेप्थ वैल्यू स्टोर करने के लिए इच पोजीशन की हम डेप्थ बफर को यूज करते हैं। और फ्रेम बफर रेफरेंस बफर हम किस लिए यूज करते हैं, उसकी इंटेंसिटी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेम बफर का यूज करते हैं। इन दिस मेथड ऑब्जेक्ट एज कैन बी एंटीलाइज, सो एंटीलाइसिस का काम इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसके लिए एडिशनल टेक्निक की यूज होती है, तो इसमें नहीं होता है जेड बफर में। ओके, दिस मेथड कैन ओनली फाइंड वन विजिबल सरफेस एट ईच पिक्सल पोजीशन, बिल्कुल ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ओके, सो थर्ड इनकरेक्ट है इसमें, और हमसे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट। सो इन क्वेश्चन में जनरली ये हमसे गलती हो जाती है कि हम देखेंगे पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, फोर्थ ठीक है, ठीक है, तो पहला ठीक है, सेकंड ठीक है, फोर्थ करेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बहुत बारी होता है एग्जाम के टाइम पे कि हम इसको देख ध्यान ही नहीं रखते कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इस पे भी ध्यान रख लेना, अदरवाइज तो आपके 1 या 2 नंबर जितने नंबर का क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फायरवॉल एग्जामिन ट्रैफिक, कौन सी ऐसी फायरवॉल है जो ट्रैफिक को एग्जामिन करती है, फिल्टर ऑन एप्लीकेशन स्पेसिफिक कमांड्स। सो फिल्टर करती है एप्लीकेशन स्पेसिफिक कमांड, जैसे HTTP पोस्ट, HTTP गेट। ओके, सो पैकेट फिल्टर, सर्किट लेवल गेटवेज, स्टेटफुल मल्टीलेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल, एप्लीकेशन गेटवेज, कौन सी है। सो जो पैकेट फिल्टर्स है वो किस पे वर्क करती है, नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। सर्किट लेवल गेटवेज ये किस पे वर्क करती है, सेशन लेयर पे। स्टेटफुल मल्टीलेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल, सो ये किस लिए यूज होती है, ट्रैक द स्टेट ऑफ कनेक्शन, सो कनेक्शंस को ट्रैक करने के लिए। एप्लीकेशन गेटवे, सो एप्लीकेशन गेटवे जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी। और एप्लीकेशन गेटवे कौन सी लेयर पे वर्क करती है, एप्लीकेशन लेयर पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बिल्कुल ठीक है। असर्टेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस, बिल्कुल ठीक है। रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग करना। डिफ्लेक्शन प्रिवेंशन, ये भी ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहाँ से आ गया, नहीं है ना। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए। Which of the given option best describe the truthfulness of the following statement? The communication schedule and task list are the key functionality aspects of project management software to guide you in your decision. So project management softwares में कि communication schedule, task list ये सारे के सारे proper key functionality होती है इसकी, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। A data warehouse is a relational database that is designed for query and analysis.
रेदर देन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग, बिल्कुल ठीक है। जो डाटा वेयर हाउस है, सबसे पहले तो डाटा वेयर हाउस होता क्या है? डाटा वेयर हाउस क्या होता है? ये प्रॉपर से हिस्टोरिकल जो डाटा होता है ना उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। डाटा को क्या करके रखता है? स्टोर। आप इसको इस तरीके से ले लीजिए, एक बहुत बड़ा गोदाम है जिसमें प्रॉपर से सामान इसमें रखा गया है, ओके। सो इसमें ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग नहीं होती। ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग किस में होती है? सो डे बाय डे की ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस को नहीं रखता, ठीक है। जब महीना हो जाए, मंथ का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सारा का सारा रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर होता है? डाटा वेयर हाउस में। 1 ईयर का रिकॉर्ड हो जाए तो फिर वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? डाटा वेयर हाउस में। लेकिन जो आपका डेली का जो डाटा होता है ना, डेली की जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं? जाके डाटाबेस में, ठीक है। और हम इसको किस लिए यूज करते हैं? डाटा वेयर हाउस को प्रॉपर से एनालाइज करने के लिए डाटा को, ओके। जैसे कि इसमें प्रॉपर से हम मान लो कि सैमसंग का डाटा इसमें पूरा का पूरा स्टोर है, तो इसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे? जैसे कि 2022 में इसकी कितनी डिमांड थी, ठीक है, और सप्लाई कितना हुआ था, 2019 से कंपेयर करेंगे। फिर उसको 2015 से कंपेयर करेंगे। तो सारा का सारा हिस्टोरिकल डाटा इसमें डाटा वेयर हाउस में होता है, क्लियर। और एक क्वेश्चन जो कि काफी पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओलैप और OLTP, तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ओलैप किस में है? डाटा वेयर हाउस में, ठीक है। और OLTP का क्या है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग, ओके। सो ये डे बाय डे की ट्रांजेक्शन रखने के लिए यूज होता है। ये प्रॉपर से 1 मंथ 1 ईयर इस तरह की ट्रांजेक्शन इसमें रखी जाती हैं, मतलब उसको एनालाइज करने के लिए ट्रांजेक्शन को, ठीक है। ओके, सो ओलैप और OLTP पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। सो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन ऑप्शन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ठीक है। सो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन ऑप्शंस किसका क्राइटेरिया है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करने के लिए। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों ही करेक्ट है, ओके। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? अ कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। मैंने अभी बताया था कि कंपाइलर से भी 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सेम पेपर में। सो कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड, सो कंपाइल लाइन बाय लाइन। सो लाइन बाय लाइन किस में करते हैं? हम इंटरप्रेटर में करते हैं। कंपाइलर में क्या करते हैं? पूरे के पूरे कोड को एक ही बार में कंपाइल करते हैं, ठीक है। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर टू दोज एट्रीब्यूट ऑफ ए सिस्टम विजिबल टू अ प्रोग्रामर। सो इसको देखिए एक बार। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या इंस्ट्रक्शन सेट भी इंक्लूड होते हैं, मेमोरी हायरार्की को किस तरीके से मेंटेन करना है, वो सारी चीज, मेमोरी हायरार्की को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, ये सारे किस में आता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आता है, ओके। और इसको इंटरेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए तो हमें एक इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या है? ISA, ओके। ISA क्या है? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। और ISA के दो टाइप से कौन कौन से हैं? एक है सिस्क और एक क्या है? रिस्क। सिस्क की क्या फुल फॉर्म है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। रिड्यूस की क्या है? रिस्क की क्या है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, और यू कैन से सेट कंप्यूटर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर टू दोज एट्रीब्यूट ऑफ ए सिस्टम विजिबल टू अ प्रोग्रामर। थर्ड क्या है? द रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द
cycle per instruction at the cost of number of instruction per program to increase the CPU performance. CPU performance को increase करने के लिए ये क्या करता है, cycle per instructions को क्या करते हैं, reduce करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, RISC बोलते हैं, जिसमें कि small number of instruction use होती हैं. ठीक है, small number of instructions use होती हैं इसमें, reduce में. ओके, all the arithmetic and logical processing is performed by the arithmetic logic unit. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से परफॉर्म होते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द कंट्रोल यूनिट. किसके अंडर आते हैं ये सारे, कंट्रोल यूनिट के आते हैं. बिल्कुल ठीक है. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों के चारों ही ऑप्शंस क्या है इसमें. सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ऑप्शन करेक्ट है. और फर्स्ट क्या है, फॉल्स. सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, फॉल्स. So D is the correct option. False, true, true. Okay. So arithmetic logic units इसमें क्या परफॉर्म होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, है ना. तो ये सारे किस में परफॉर्म होते हैं, ALU में. ओके. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, D. Match the column well-known ports used by the TCP with the column protocol. So TCP के ये क्या दिए हुए हैं, ports दिए हुए हैं. So ports इसलिए यूज होते हैं to enable the communication between the applications over the network. Okay. So इसमें पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि well-known ports कौन से होते हैं, उनकी सारी रेंज वगैरह बता देती हूँ, फिर हम इस पे आएंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं. क्लियर. सो पोर्ट नंबर रेंज क्या रहती है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है. पोर्ट नंबर रेंज क्या रहेगी, क्या रहती है, 0 से 65535. ठीक है. टोटल पोर्ट्स अवेलेबल इतने हैं. ओके. अब इसमें से 0 से लेके 1023 ये क्या है, वेल नोन पोर्ट्स. वेल नोन पोर्ट्स जैसे कि HTTP 80 हो गया, इस तरीके से. ओके. फिर उसके बाद 1024 से 49151 ये सारे क्या है, रजिस्टर पोस्ट. ठीक है, ये क्या है, रजिस्टर पोर्ट्स. जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या किया हुआ है, जैसे कि ओरेकल DB. ठीक है, उनके लिए रजिस्टर पोर्ट्स. फिर क्या है, 49152655535 ये क्या है, डायनामिक पोर्ट्स जो कि टेम्परेरी अवेलेबल कराए जाते हैं, और प्राइवेट पोर्ट्स भी जिसको हम बोल सकते हैं. ओके. सो आपको ये सारी की सारी रेंज याद होनी चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे आपसे पूछ लेगा कि वेल नोन पोर्ट्स की कितनी रेंज है, अच्छा टोटल अवेलेबल पोर्ट्स की क्या रेंज है, इस तरीके से रजिस्टर पोर्ट्स की क्या रेंज है, या डायनामिक प्राइवेट पोर्ट्स की क्या रेंज है. तो ये आपको प्रॉपर से याद होना चाहिए. क्लियर. इसके अलावा मैं कुछ पोर्ट्स की और लिखवा देती हूँ आपको. जैसे कि यहाँ पे FTP, जैसे FTP में कौन कौन सा पोर्ट नंबर यूज होता है, 20 और 21. 20 किसके लिए होता है, डाटा के लिए यूज होता है, और 21 किसके लिए यूज होता है, कंट्रोल के लिए. ओके. इसी तरीके से टेलनेट, ये सारे आपको याद करने हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं पोर्ट नंबर. ओके. 23 SSH, ये किस लिए, 22 SMTP का पोर्ट नंबर क्या है यहाँ पे, 25. और HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, 80. HTTPS का पोर्ट नंबर क्या है, 443. POP का पोर्ट नंबर क्या है, POP3 का पोर्ट 110. IMAP का क्या है, 143. DNS का क्या है यहाँ पे, 53. ओके. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, टिप्स तो होनी चाहिए, मैं तो कह रही हूँ. फिर देखते हैं यहाँ पे वेल नोन पोर्ट्स यूज बाय TCP, जो पोर्ट्स को यूज करता है वो कौन से हैं. 7 का क्या है यहाँ पे, इको. 7 क्या है यहाँ पे, इको. ठीक है. 9 का क्या है यहाँ पे, डिस्कार्ड. 11 का पोर्ट क्या है यहाँ पे, प्रोटोकॉल सिस्टेट. ठीक है. 13 का क्या है, डे टाइम. इसके अलावा 1 का क्या है यहाँ पे, 1 का क्या है, TCP MUX. ओके. पोर्ट नंबर 1 किसके लिए, TCP MUX, ये T नहीं आएगा, MUX. ओके. और
नेट स्टेट, इसका पोर्ट नंबर क्या है 15। चार्जन, इसका पोर्ट नंबर क्या है 19। ठीक है, तो इनके अलावा ये वाले पोर्ट भी आपको याद करने हैं, क्योंकि जब ये पूछ लिए हैं तो ये भी पूछ सकते हैं, और ये तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो जितना भी लिखवाया है, जितना भी बताया, वो सारे आपको याद करना है। What is the purpose of JavaScript events? So JavaScript events का purpose क्या है? Provide a dynamic interface to a web page. So dynamic interface provide कराना web pages को, provide a static interface to a web page. So static interface provide कराना। जब so JavaScript event किस लिए यूज होते हैं? डायनामिक इंटरफेस प्रोवाइड कराने के लिए वेब पेजेस को। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए, ओनली फर्स्ट। Which of the following is an accounting application software? So accounting application software बताना है, MS Word, documentation, इन सब चीजों के लिए यूज होता है Tally. So Tally यहाँ पे क्या है? अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो ये होता है ना कि कॉमर्स वाले बच्चे या फिर इस तरीके की जो बच्चे, वो क्या सीख रहे हैं? टैली सीख रहे हैं अकाउंटिंग के लिए, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी। ओपन ऑफिस ये भी नहीं है। MX एक्सेल ये डाटाबेस में है। ठीक है, ये डाटाबेस के थ्रू यूज होता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? डी। The term dash in ASP.NET means the data that is collected from a source is bound to control that provide the read and write connection to the data. ऐसी कौन सी टर्म है ASP.NET में जो डाटा कलेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से कंट्रोल के लिए, दैट प्रोवाइड, जो कि रीड और राइट कनेक्शंस क्या प्रोवाइड करती है। ओके, कंट्रोल वेरिएबल है। कंट्रोल वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो रन टाइम इन्वायरमेंट में हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट में चेंज नहीं होते हैं ये। ओके, कंट्रोल वेरिएबल कौन से होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये तो है ही नहीं। बाइंडिंग हायरार्की भी नहीं है ये। ठीक है, डाटा बाइंडिंग, सो इसको हम क्या बोलते हैं? डाटा बाइंडिंग बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी। Which of the following software is used by a wide range of industry for project planning, resource allocation and scheduling के लिए? सो इंडस्ट्री की इसको यूज कर रही है किसके लिए? प्लानिंग के लिए, प्रोजेक्ट की, रिसोर्स अलोकेशन के लिए, शेड्यूलिंग के लिए। तो वो क्या है? फायरवॉल सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर है, CRM सॉफ्टवेयर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। सो प्रोजेक्ट को प्लान करना, शेड्यूल करना, वो किस में आता है? सारा का सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? डी। फायरवॉल सॉफ्टवेयर ये वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर पे थोड़ी ये सारी चीजें होती हैं। CRM, CRM क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सो इसमें प्रॉपर से जो कस्टमर का रिलेशनशिप है ना, उसको मेंटेन करके रखते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? डी। Which of the following command is used to comment on multiple line in XML file? सो XML फाइल में ऐसा मल्टीपल लाइन वाला कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही जो कमेंट होता है वो ये वाला होता है, सिंगल लाइन वाला, यही यूज होता है इसमें। इस तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे जो भी आपको लिखना है, मान लो दिस लर्निंग ट्रैक। ओके, फिर उसके बाद इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। ये मैंने शायद कल भी बताया होगा आपको। तो ये वाला कमेंट इसमें यूज होता है। तो अब इसमें देखेंगे हम, मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा हुआ। ए यहाँ तक है, बी यहाँ तक है, सी इसका यहाँ तक है और डी इसका यहाँ तक है। सो ये वाला तो यूज नहीं होता है इसमें, ये वाला भी इसमें यूज नहीं होता है, और अभी मैंने ये क्या बताया, इसमें ये वाला साइन यूज होता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला भी नहीं है। तो ये वाला आप एग्जाम्पल का कमेंट याद रख लेना। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सी। Which of the following statement are true for the waterfall model? So waterfall model क्या होता है? So waterfall इस तरीके से, जो सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को, फिर उसके बाद क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोडिंग करते हैं, फिर उसके बाद टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद क्या होती है? मेंटेनेंस होती है। मेन पॉइंट्स मेन लिखती हूँ बस मैं इसमें। मेंटेनेंस होती है।
ठीक है। सो डायग्राम पे इस पे ध्यान मत दो, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उस पे ध्यान दो, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल इस तरीके से होता है। सो अगर यहाँ पे हमने जो भी इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर ली है, ठीक है, उसके बाद हम किस पे चले गए, डिजाइन पे। तो डिजाइन के बाद हम वापस से सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और डिजाइन के बाद अगर हमने इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग स्टार्ट कर दी है, तो कोडिंग से हम डिजाइन पर वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। ये क्या, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इसीलिए हम इसको देखो, जैसे वन फर्स्ट से गए गैदरिंग के बाद डिजाइन पे गए, डिजाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं। सिक्वेंशियल मॉडल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसमें फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, रिजिड होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। एक बार आपने डिजाइनिंग कर लिया तो उसके बाद हम इसको दोबारा से छेड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। सो ये है वाटरफॉल मॉडल। सो इसमें क्या क्या दे रखा है, दिस मॉडल डज नॉट वर्क स्मूथली इफ देयर आर सम इशू लेफ्ट एट द प्रीवियस स्टेप। क्यों है, क्योंकि हम क्या है, इसके बाद जैसे इस स्टेप पर आ गए हैं डिजाइन पे, तो हम इसके प्रीवियस स्टेप पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सो ये भी करेक्ट है, स्मूथली वर्क नहीं करता है ये। इट प्रोजेक्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन अ साइक्लिक मैनर। साइक्लिक मैनर में कहाँ पे है, मैंने अभी तो बताया ना, पहले फर्स्ट पे जाएंगे गैदर पे, फिर डिजाइनिंग पे जाएंगे, फिर इसके बाद हम टेस्टिंग पे, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन, फिर टेस्टिंग, फिर मेंटेनेंस, यहाँ पे खत्म, हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। उसके बाद दोबारा से कोई भी साइकिल नहीं चलती है इसमें। तो साइक्लिक मैनर नहीं है। रिपीटिंग एवरी स्टेप आफ्टर एवरी साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस। तो ये किस में होती है, इटरेटिव मॉडल में होती है, ठीक है। इटरेटिव मॉडल में हम बार बार उसको साइकिल को रिपीट करते हैं, ठीक है। सो ये नहीं होता है इसमें। दिस मॉडल कंसिडर रिस्क विच ऑफन गोज अननोटिस्ड बाय मोस्ट ऑफ अदर मॉडल। तो रिस्क वाला कौन सा हमारे पास है, स्पाइरल मॉडल, ठीक है। रिस्क वाला इसमें कोई सीन नहीं होता। दिस मॉडल प्रोवाइड मीन्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एट ईच स्टेज इन रिवर्स मैनर्स। सो इसमें कोई भी ऐसे टेस्टिंग परफॉर्म नहीं होती है रिवर्स मैनर में, और रिवर्स में तो हम इसमें जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। रिवर्स में इसका जाने का कोई मतलब ही नहीं है। सो ये भी क्या है, इनकरेक्ट। सो सिर्फ एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्या है, फर्स्ट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, अ स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक है, स्टैक क्या एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स आर डन एट ओनली वन एंड। सो इस तरीके से होता है स्टैक। स्टैक में हम इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ क्या कहाँ से कर सकते हैं, टॉप से परफॉर्म कर सकते हैं, राइट, विच इज नोन एज द टॉप ऑफ द स्टैक। बिल्कुल ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक। सो TOS लिखते हैं। स्टैक इज कॉल्ड इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये क्या है, लास्ट में जो आया है वो पहले जाएगा, यही होता है इसमें, है ना। लीफो को फॉलो करता है, बिकॉज द लास्ट एलिमेंट विच इज एडेड टू द स्टैक इज द फर्स्ट एलिमेंट विच इज डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। बिल्कुल ठीक है, इसने पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख दिया स्टैक होता क्या है। अब देखते हैं ये पूछ क्या रहा है इसमें, हमें प्रॉपर से इसने स्टैक बना के दे दिया है। कहता है कि रीड द फॉलोइंग अबव पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी एट द टॉप ऑफ द स्टैक आफ्टर रिमूविंग 3 आइटम्स। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बोल रही हूँ क्या कह रहा है, 3 आइटम्स। कहता है कि अगर आप इसमें से 3 आइटम्स को डिलीट कर दोगे, उसके बाद बताइए कि टॉप में कौन सा बचेगा। बिल्कुल इजी है। तो हमने सबसे पहले एल को डिलीट किया, फिर उसके बाद एम को डिलीट किया, एन को डिलीट किया। अब हमारे पास टेक्स्ट में ये एलिमेंट्स बच गए, मैं यहाँ पे बना देती हूँ PO। अब बताइए कि टॉप ऑफ द स्टैक क्या है इसमें, O। बिल्कुल ठीक है। तो क्या है टॉप ऑफ द स्टैक, क्या है यहाँ पे B। ओके। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कोई भी ऐसे स्टैक दे देंगे, ओके, जैसे उसमें ऐसे एलिमेंट दे दिया A B C D F Z, इस तरीके से एलिमेंट दे देंगे, फिर ऐसे बोलेंगे कि पुश ए को पुश करो। पुश इंसर्शन के लिए पुश यूज करते हैं ना हम, इसमें कहेंगे कि ए को पुश करो, बी को पुश करो, सी को पुश करो, ठीक है, डी को पुश करो, फिर उसके बाद ये बोल देंगे कि सी, इसके बाद क्या कर देंगे, पॉप करो, ठीक है। तो फिर जैसे हमने यहाँ पे डी को पॉप कर लिया, फिर उसके बाद फिर से बोल सकते कि पॉप करो। ये मैं ये सारे उसमें गिवन होंगे, जैसे लिखा होगा पुश ए, ठीक है, फिर पॉप बोल देंगे, ठीक है ना। तो इस जैसे पुश बोल दिया सी,
ओके। फिर उसके बाद एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि बताइए अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना और अच्छे से, तो फिर उसके बाद बताना कि स्टैक के टॉप में क्या है। ओके। तो या फिर ये पूछ सकते हैं कि लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट कौन सा था, जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है वो कौन सा था। तो इस तरीके के स्टैक के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी होते हैं और ये ओके। फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो ये मैट्रिक्स दी हुई है, हमें क्या फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है। सो रैंक कैसे फाइंड करते हैं। सो रैंक का मतलब यहाँ पे क्या है, रैंक का मतलब क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स। सो नॉन जीरो रो जो होंगी मैट्रिक्स में वो क्या होंगी, रैंक। उसको क्या बोलते हैं, रैंक। जैसे कि मान लो 1 5 6 2 3 4 0 0 0, इस तरीके से हमें हमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो ये देखो, ये यहाँ पे ये वाली रो क्या है, यहाँ पर ये वाली रो क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, ये वाली रो क्या है, नॉन जीरो। इसमें इस वाली रो में सारे के सारे जीरो हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो। ठीक है। सो नॉन जीरो वाली जो रो है वो कितनी हुई हमारे पास, दो। तो इसी को हम बोलते हैं रैंक। ठीक है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर, समझ में आया। अगर यहाँ पर मान लो 1 2 0 5 3 6 6 0 0, तो अगर यहाँ पे इधर ऐसे जीरो और यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब इस रो में एक एलिमेंट तो प्रेजेंट है ना, तो इसलिए ये क्या होगी हमारे पास, नॉन जीरो। ये भी क्या है, नॉन जीरो। ये भी क्या है, नॉन जीरो। तो ये तीनों की तीनों हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। सर रैंक का इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर, जीरो। समझ में आई बात, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका रैंक निकालना है। रैंक कैसे निकालते हैं वो भी बताती हूँ। सो रैंक निकालने के लिए हम क्या दे, इसको क्या बनाएंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें कि जो लोअर वाला पोर्शन है उसमें क्या आएगा, जीरो जीरो। यहाँ पे पोर्शन आएगा, सॉरी जीरो आएगा। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, 3 3 बाई 3 की। 3 बाई 3 मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है इसमें। ठीक है, रो कॉलम तो पता होंगे ना, ये होते हैं इस इधर वाले, ये क्या है, रो। और ये इधर वाले इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्लियर। सो अब मेरे को इसको क्या बनाना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है इसको इस तरीके से, मतलब कि यहाँ पे जीरो आनी चाहिए। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या परफॉर्म करेंगे इस मैट्रिक्स में क्या परफॉर्म करेंगे, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे। हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो पहले मैं इसमें लगाऊंगी R2 माइनस में 2R1। तो ये जो ऑपरेशन है वो किस पे परफॉर्म हो रहा है, रो पे हो रहा है। और कौन सी रो है, सेकंड रो है। R2 मतलब सेकंड रो। ठीक है, यहाँ पे सेकंड रो। और R1 में को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और R2 में से माइनस कर दिया 2R1। और ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा, मतलब किसमें जाके इसके चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, R2 में होंगे। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। ओके। फिर अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं हम इस तरीके से। सो अगर इसमें सबसे पहले तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो 2, यहाँ पे क्या आ गया 10, और यहाँ पे क्या आ गया 12। 2 3 4। मैं वैसे स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ आपको। अभी हमने इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है 2R1 को। अब इसको इसमें से माइनस करना है, सॉरी इसको नहीं, सो अब इसको इसमें से माइनस करना है। तो देखते हैं, 2 माइनस 2 क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे आ गया 0। 7 माइनस में, सो 3 माइनस में 10 कितना आ गया, माइनस का 7। 4 माइनस में 12 कितना आ गया, माइनस का 8। यही आ गया। सो ये मैंने ना इसमें वैसे आपको चेंजेस करके दिखाए हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स है उसमें ओरिजिनल की वैल्यूज ही रहती हैं। क्लियर। ये मैंने वैसे टेम्परेरी आपको इसमें करके दिखाया है। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, -1 2 2। सो एक हमारे पास इसको करने के बाद तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, 1 5 6 0 -7 -8 माइनस का 1 2 2। ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है। ओके, मैं अब इस साइड वाले पोर्शन को रफ कर लेती हूँ।
अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 0 हमें लानी है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा से क्या हमने परफॉर्म किया है, R3 में चेंजेस करने हैं, R3 प्लस में R1। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ना कि वन प्लस, इसको इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यही है ना। तो 1 5 6 ऐसे क्या, ऐसा 0 -7 -8, तो -1 और +1 कितना हो गया 0, 2 प्लस में 5 कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8। अब मेरे को यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर रही हूँ तो इजी से बन रहा है ना। तो क्या करना है, इसके लिए R3 में चेंजेस करने हैं, क्या कर देंगे, R3 प्लस में क्या कर दो, R2 कर दो, बिल्कुल इजी है। फिर उसके बाद देखो 1 5 6 0 -7 -8, तो इसको किया तो 0 7 और माइनस का 7, तो क्या आ गया 0, 8 माइनस का 8 क्या आ गया 0, ठीक है। सो ये बन गया यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे 0 आ गया, तो ठीक है। तो ये बन गई हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस वाले 0 को आया ना आया इसको कंसीडर हमें नहीं करना, ठीक है। तो अब हम इसमें, तो अब हम इसका इजी से अपना रैंक फाइंड, इजी से इसका रैंक फाइंड कर लेंगे। 1 5 6 0 -7 -8, जो हमने करना था गोल, जो हमने करना था 0 0 बनानी थी, वो बन गई, ठीक है। तो अब देखो ये नॉन जीरो है, ये वाली रो नॉन जीरो है, ठीक है, ये वाली रो भी नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है। और ये वाली रो कंप्लीटली क्या है, इसमें 0 0 है, तो 0 वाली है, ये क्या है नॉन जीरो है। तो इसमें कितनी रो है नॉन जीरो वाली, 2 रो है, कितनी है 2। तो इसका जो रैंक है वो क्या हो गया, रैंक क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया। क्लियर, समझ में आया। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है ए। नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। देखो क्या है, हमें इसका रैंक निकालना है, सिंपल सी बात है। रैंक का मतलब इसमें क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि नॉन जीरो वाली जो रोज है ना, उसको क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। इसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकाल लो, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, और ये क्या है 3/3 की है, तो इसमें इधर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हमने क्या बना दिया 0 0 0 बनाना है। इतना सा काम करना है। उसके लिए हमने क्या लगाई है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है। मैंने यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कॉलम में से माइनस प्लस आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, सबसे पहले R2 में से -2R1 किया है कि मेरे को यहाँ पे 0 मिल गया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जब सेकेंड वाला यहाँ पे रो पे ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म किया है, तो उसके बाद देखो हमें यहाँ पे भी 0 मिल गई है। फिर नेक्स्ट में हमें यहाँ भी 0 मिल गया, तो हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाला, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे भी 0 बनी है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बने ना बने हमें मतलब नहीं है ना। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे काउंट किया है कि देखा है इसमें कि ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये 0 है, ठीक है। सो यहाँ पे कितनी रो नॉन जीरो है, 2 रो है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ए। क्लियर। Which of the given option best describe the truthfulness of the following statement? The clock signal is required for sequential circuit. बिल्कुल ठीक है, clock signals की जरूरत होती है। In the sequential circuit, memory element play an important role and required. So sequential circuits में memory important role play करती है, जैसे कि इसमें क्या होगा, input होगा, output होगा। फिर जो भी output होगा यहाँ पे ये एक memory में store होगा, ठीक है। उसके बाद ये कैसे treat होगा, as a input में, यही होता है ना इसमें। और कॉम्बिनेशनल में कैसे होता है, कॉम्बिनेशनल में मेमोरी यूज होती है, नहीं कॉम्बिनेशनल में नहीं होती, इनपुट है, ठीक है, सर्किट, और यहाँ पे आउटपुट। क्लियर। सो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। Which of the following is a feature of inheritance? So inheritance की फीचर्स बतानी है। सब क्लास है, सुपर क्लास है, रीयूजेबिलिटी है। रीयूज करना ना कोड को। सब क्लास, सुपर क्लास में क्या है, यहाँ पे सुपर क्लास में क्या है, जो यहाँ पे बेस क्लास होती है। सब क्लास क्या है, ड्राइव क्लास, इसको ड्राइव क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म में। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया, फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज आर यूज टू क्रिएट फाइल्स इन लाइनेक्स। तो लाइनेक्स में कौन कौन सी कमांड्स हैं जो कि फाइल्स को क्रिएट करने के लिए यूज होती हैं? टच, कैट, हेड, फिंगर। सो टच, कैट, ये दोनों की दोनों ही जो कमांड है वो किस लिए यूज होती हैं? फाइल्स को क्रिएट करने के लिए यूज होती हैं। क्लियर? टच में हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं? जैसे टच फाइल नेम .txt। अगर जो इसमें जो अगर फाइल ऑलरेडी से एग्जिस्ट है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगी टाइम स्टैम्प वगैरह में। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको ये एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देता है। ओके, कैट में इसका क्या सिंटेक्स रहेगा? कैट में इस तरीके से रीडायरेक्शन वाला जो ऑपरेटर है सॉरी, वो यूज होगा इसमें, न्यू फाइल .txt। क्लियर? अपेंड करना है अगर हमें इस फाइल में, तो ये वाला जो अब कल करवाया था मैंने, एग्जिस्टिंग फाइल .txt। ओके, हेड और फिंगर किस लिए यूज होते हैं? सो हेड फिंगर किस लिए यूज होता है? इज यूज टू डिस्प्ले द beginning लाइंस ऑफ द फाइल। सो जो स्टार्टिंग की जो लाइंस होती है ना, उनको डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये कितनी लाइंस को डिस्प्ले कराता है? 10 लाइंस को डिस्प्ले कराता है। ठीक है, फिंगर किस लिए यूज होता है? इज यूज टू डिस्प्ले इन्फो अबाउट सिस्टम यूजर। सो सिस्टम यूजर की इन्फो डिस्प्ले कराने के लिए फिंगर का यूज करते हैं। ठीक है, सिस्टम यूजर की, जैसे लॉगिन है, यूजर नेम है, रियल नेम है, इस तरह से। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? सो इसकी डिग्री बतानी है। सो डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लिटरल्स, ठीक है। सो यहाँ पे कितने हैं प्रोडक्ट में यूज किए हुए हैं? सो यहाँ पे कितने लेटर्स को यूज किया हुआ है? 4 को। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सी, ABCD। ओके, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? सो हमें क्या बताना है? इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट बताना है। सो पहले क्या है, इसने प्रिंट करवाया है यहाँ पे डिक्शनरी इटरेशन को हम लाइन बाय लाइन करते जाएंगे, बाद में हम देखेंगे इसका क्या ऑप्शन है। डी डिक्ट, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट कर दिया। ठीक है, डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, जैसे इस तरीके से D=D। ओके, फिर उसके बाद क्या करा रहा है ये? DABC। सो की में ये क्या वैल्यू ले रहा है? डिक्शनरी में 345। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ABC ये की होती है इसमें, और यहाँ ये वैल्यू होती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट फिर से ये करा रहा है क्या? सॉरी, ये LMN आएगा। ओके, पहले यहाँ पे क्या आएगा? LMN, मैंने ABC ले दिया था गलती से, 1 2 3। ओके, इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद क्या है? ABC, इस तरीके से ABC 3 4 5। क्लियर? सो ये क्या है? यहाँ पे की है, और ये क्या है? यहाँ पे वैल्यूज है इसकी। क्लियर? सो ये क्या करा रहा है? फिर एक एक करके इनको प्रिंट करा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। डिक्शनरी इटरेशन 1 2 3। सो 1 2 3 थोड़ी 1 2 3 LMN। तो सबसे पहले क्या आएगी? की आएगी। सो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। LMN 3 4 5। सो 3 4 5 नहीं है। डिक्शनरी इटरेशन 1 2 3 LM ऐसे भी नहीं है। सो डिक्शनरी इटरेशन क्या है? LMN, सबसे पहले कीज आएगी, फिर उसके बाद वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद दूसरे की आएगी, फिर वैल्यू आएगी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ABCD। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका? डी। ओके, सो एक्सपेक्टेड आउटपुट बताना है जावा कोड का। A5 दिया हुआ है, B7 दिया हुआ है। सो A और यहाँ पे क्या है? एंड ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। सो A5 है और B क्या है? यहाँ पर 7 है।
तो 5 को कैसे लिखते हैं, 8421 का कोड लिखेंगे 101, ठीक है। 7 को कैसे लिखेंगे 011। अब क्या करेंगे, इसके एंड करेंगे। अगर जहां पर भी क्या होगा, जहां पर भी क्या है, बोथ ए एंड बी दोनों की जहां पे वैल्यू 1 है वहां पर हम क्या लिखेंगे 1, अदरवाइज क्या लिखेंगे 0। क्लियर। सो अब यहाँ पे क्या वैल्यू होगी 5, ठीक है। सो ए एंड बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, 2 नहीं है, 7 नहीं है, क्या है 5। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following option best describe the truthfulness of following statement? Just in time is a part of common language runtime. बिल्कुल ठीक है। So common language runtime जिसमें की सारी लैंग्वेज क्या हो सकती हैं, रन हो सकती हैं। एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है इसमें। So करेक्ट ऑप्शन क्या है फर्स्ट। और ये किस में होता है, डॉट नेट में। Okay, .NET framework is a part of .NET platform is a collection of technology for building apps for Linux, MacOS, Windows, iOS, Android. बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्या है, ASP.NET application are compiled code written using the extensible reusable component or object present in .NET framework. बिल्कुल ठीक है। So फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है, तीनों के तीनों इसमें क्या है, करेक्ट है। ठीक है। So D is the correct option. Which of the given option best describe the truthfulness of following statement? Service set identification is human readable text string with maximum length of 2000 bytes. So 2000 byte नहीं होता, ये कितना बाइट होता है, 32 बाइट्स का होता है। ठीक है। SSID एक्ट एज एन सिंगल शेयर आइडेंटिफायर बिटवीन द एक्सेस पॉइंट एंड क्लाइंट। बिल्कुल ठीक है। जो SSID है वो सिंगल शेयर आइडेंटिफायर होती है एक्सेस पॉइंट और क्लाइंट्स के बीच में। ठीक है। सो दोनों ही ठीक है। SSID क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफाई नेम होता है। जो वाईफाई के लिए जो यूज करते हैं ना हम इसमें क्यों, तो उसमें हम ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स यूज करते हैं। जैसे कि होम ऑफिस लिख दिया किसी ने, ठीक है, किसी ने अपना नाम लिख दिया। ओके, इस तरीके से। सो वो सारा का सारा क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग होती है इसमें। ठीक है ना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, फर्स्ट तो रॉन्ग है और सेकंड ठीक है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Dash is a rectangular array of number arranged in row and column enclosed by brackets. So किससे क्लोज है, ब्रैकेट से, और किस तरह से अरेंज है, रो और कॉलम। इसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने किया है जैसे ABCDEF, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, मैट्रिक्स। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। Which of the following are management information system resources? So management information system resources कौन से हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, पीपल होता है, डाटा। सो ये चारों के चारों ही होते हैं इसमें। ठीक है, रिसोर्सेज। ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे। और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लर्निंग ट्रैक ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।